तो दोस्तों जो मेजर हीट रिलेटेड इलनेस है वो दो टाइप के हैं। पहला है हीट एग्जॉशन और दूसरा है हीट स्ट्रोक। अभी ये जो दो एंटिटी है इसमें जो मेन डिफरेंस है वो आता है दो चीज़ों में। पहला है थर्मो रेगुलेशन और दूसरा है सीएनएस फंक्शन। मतलब ये जो हीट एग्जॉशन है इसमें पेशेंट का थर्मो रेगुलेशन और उसका जो सीएनएस फंक्शन है वो दोनों इंटैक्ट रहते हैं, और जो हीट स्ट्रोक है इसमें ये दोनों चीज़ें जो है वो इंटैक्ट नहीं रहती। दूसरा इसमें मेन डिफरेंस ये है कि जो हीट एग्जॉशन है उसमें जो टेम्परेचर रहता है वो जनरली लेस देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट और लेस देन 40.5 डिग्री सेल्सियस इतना रहता है, और हीट स्ट्रोक में जो टेम्परेचर है वो जनरली अबव 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या अबव 40.5 डिग्री सेल्सियस इतना रहता है। तो दोस्तों अब ये दो चीज़ें जो इन दोनों में मेन पैथोफिजियोलॉजी का डिफरेंस क्या है ये आप अच्छे से समझ लीजिए। हीट एग्जॉशन में क्या होता है कि पेशेंट का जो थर्मो रेगुलेशन है वो इंटैक्ट रहता है, मतलब उसका वेजोडाइलेटेशन भी वो पेशेंट की बॉडी कर सकती है और पेशेंट की बॉडी स्वेट या फिर जो पसीना है वो भी प्रोड्यूस कर सकती है। अब ये दो जो चीज़ें हैं इसके कारण क्या होता है कि पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ये है इसकी मेन पैथोफिजियोलॉजी, और ये जो ब्लड प्रेशर है वो कम होने के कारण ही पेशेंट को डिफरेंट सिम्टम्स आते हैं। तो वो जो सिम्टम्स है वो क्या है कि पेशेंट को हाइपोटेंशन होगा, मतलब उसका जो ब्लड प्रेशर है वो कम होगा। उसकी जो पल्स है वो हमें वीक लगने लगेगी, मतलब आप उसकी पल्स अगर देखेंगे तो फीबल लगने लगेगी। पेशेंट को क्या सिम्टम्स आ सकते हैं? पेशेंट को हेडेक होता है, पेशेंट को डिजीनेस होता है, पेशेंट को फीवर रहता है, उसे नौशिया होता है, मसल क्रैम्प्स आ सकते हैं, या फिर जनरली जो भी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल या इन्फ्लुएंजा टाइप की जो सिम्टम्स जनरली रहते हैं वो टाइप के सिम्टम्स पेशेंट को आते हैं। तो ये जो सारे सिम्टम्स है ये मेनली ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से और बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने की वजह से आते हैं। ये जो पेशेंट है क्योंकि इसका जो स्वेटिंग मैकेनिज़्म है वो इंटैक्ट है, इसलिए अगर उसके स्किन को हम टच करेंगे तो उसकी स्किन हमें कूल लगेगी, थोड़ी पेल कलर की लगेगी और क्लैमी, मतलब कूल, पेल और क्लैमी ऐसे टाइप की स्किन ये पेशेंट की हमें दिखेगी। तो दोस्तों अभी ऐसा पेशेंट जब हमारे पास आता है जिसे हम हीट एग्जॉशन करके डायग्नोसिस करते हैं, तो हीट एग्जॉशन का डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे कि उसको हीट एक्सपोजर की हिस्ट्री होगी, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा और 105 डिग्री फ़ारेनहाइट के नीचे होगा, और उसका जो थर्मो रेगुलेशन है और सीएनएस फंक्शन है वो इंटैक्ट रहेगा। तो दोस्तों ऐसा जो पेशेंट है हमारे पास जब आता है तो उसका मेन ट्रीटमेंट हमें क्या करना है कि उसका हमें बीपी बढ़ाना है। अब ये जो पेशेंट हमारे पास आता है तो पहले तो हम इसे कोई भी कूल प्लेस में शिफ्ट करेंगे, जहाँ पे भी जो टेम्परेचर है वो ठंडा है वहाँ पे हम पहले उसे शिफ्ट करेंगे। उसके जो लेग्स है मतलब पैर है वो ऐसे एलिवेट करके रखेंगे ताकि उसका पैर का जो ब्लड फ्लो है वो सेंट्रल इसमें आ जाए और पेशेंट का बीपी इम्प्रूव हो जाए। तीसरा, हमें फिर फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स पेशेंट को रिप्लेस करने हैं। अगर पेशेंट ओरली ले सकता है तो हम उसे ओरली देंगे, या अगर पेशेंट उतना कंफर्टेबल नहीं है ओरली लेने के लिए तो हम उसे आईवी फ्लूइड्स भी लगा सकते हैं। और बाद में फिर हमें पेशेंट का कंटिन्यूस टेम्परेचर मॉनिटर करना है, पल्स और बीपी मॉनिटर करना है। जब हम पेशेंट का टेम्परेचर मॉनिटर करेंगे तो शायद हमें जो कन्वेंशनल मेथड है मतलब एक्जिला में रख के जो टेम्परेचर हम देखते हैं वो हमें शायद बराबर न मिले, और ऐसे कंडीशन में हमको पेशेंट का कोर टेम्परेचर देखना पड़ेगा। और अगर इसके बावजूद अगर पेशेंट इम्प्रूव नहीं हुआ तो हमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। तो दोस्तों ये हो गया हीट एग्जॉशन के बारे में। अब ये जो पेशेंट है हीट एग्जॉशन का ये कभी भी हीट स्ट्रोक में कन्वर्ट हो सकता है। तो अभी हीट स्ट्रोक में क्या होता है ये भी आप अच्छे से समझ लीजिए। जब पेशेंट पहले हीट एग्जॉशन में रहता है तो इसका बीपी कम होने लगता है, और फिर बीपी इम्प्रूव करने के लिए बॉडी क्या
करती है कि जो वेजो डायलिटेशन हुआ है उसे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कर लेती है और जो फिर स्वेटिंग हो रहा है वो भी होना बंद हो जाता है। अब ये जो बीपी मेंटेन करने की जो बॉडी की प्रक्रिया है, इसमें क्या हो जाता है कि जो थर्मो रेगुलेशन है वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है और उसके कारण फिर पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो सडनली बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है वो ऐसा है कि जो हमारी बॉडी है वो ब्लड प्रेशर इम्प्रूव करने के चक्कर में इतना अपना टेम्परेचर बढ़ा लेती है कि उसके कारण बहुत सारे ऑर्गन डिसफंक्शन होने लगते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट के भी ऊपर चला जाता है। ये कंडीशन में पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो शायद हमें नॉर्मल भी मिल सकता है और पेशेंट को हाइपर डायनामिक सर्कुलेशन रहता है और इसके कारण पेशेंट का जो पल्स है वो हमें बाउंडिंग पल्स लगती है। अब ये जो पेशेंट है ये हमें क्या सिम्टम्स देगा, ये सीएनएस डिसफंक्शन के सिम्टम देगा। मतलब पेशेंट को कन्फ्यूजन रहेगा, डिसओरिएंटेशन रहेगा, पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है, उसे सीजर्स भी आ सकते हैं और पेशेंट फिर टैकीकार्डिया और पेशेंट को अरिथमियाज भी हो सकते हैं। अब ये जो पेशेंट है इसकी स्किन कैसे रहेगी कंपेयर टू द हीट एग्जॉशन। पेशेंट की स्किन क्योंकि अभी वहाँ पे स्वेटिंग नहीं हो रहा है तो ड्राई रहेगी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है इसलिए रेड और हॉट, मतलब ड्राई रेड हॉट ऐसी स्किन हमें पेशेंट की दिखेगी। और अगर ऐसे पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर है वो हमने अगर बहुत फास्ट अगर नीचे नहीं लाया तो पेशेंट को ऑर्गन डिसफंक्शन होना शुरू होता है। मतलब हिपैटिक रीनल इम्पेयरमेंट पेशेंट को हो सकता है या पेशेंट डीआईसी में भी जा सकता है। अगर ऐसा जो पेशेंट है उसका टेम्परेचर अगर 107 डिग्री फ़ारेनहाइट के भी ऊपर चला गया तो फिर डायरेक्ट सेलुलर इंजरी होती है और फिर ऐसा जो पेशेंट है उसका फिर बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों अभी अगर हीट स्ट्रोक का पेशेंट हमारे पास आया तो हम क्या करेंगे। तो कूलिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन बिफोर कूलिंग हमें क्या करना है कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है तो उसका एयरवे प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो पेशेंट को हम एंडोट्रकियल इंटुबेशन उसका करना ज़रूरी है। और इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो डीपोलराइजिंग ड्रग्स है, मतलब सक्सेनिल कोलिन टाइप के जो ड्रग्स है जो इंटुबेशन के वक्त हम देते हैं, यहाँ पे हमें वहाँ उसको अवॉइड करना है क्योंकि उसमें मसल फेसिकुलेशंस होते हैं और इसके कारण बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है। दूसरा हमें करना है कि पेशेंट का कोर टेम्परेचर मॉनिटर करना है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तीसरा जो है, जो ऐसे जो पेशेंट्स हैं इनमें हाइपोग्लाइसीमिया बहुत कॉमन होता है, इसलिए पहले हमें पेशेंट का शुगर क्या है वो देखना है और अगर पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिक है तो उसे फिर हमें डेक्सट्रोज 25% लगाना है। तो दोस्तों मैंने डेक्सट्रोज 25% पे भी एक वीडियो बनाया है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों कूलिंग करने के पहले क्या करना है ये हमने देख लिया और अब हम कुछ कूलिंग स्ट्रेटेजीज़ के बारे में देखते हैं। इसमें पहले है इवापोरेटिव कूलिंग। इवापोरेटिव कूलिंग मतलब जैसे ये वर्ड इंडिकेट कर रहा है हमें इवापोरेशन करना है। इवापोरेशन किसका करना है कि पेशेंट की जो बॉडी है, पेशेंट को हमने जो भी उसके क्लोथ्स है वो पहले निकाल देने हैं और आइदर उसकी जो बॉडी है उसे हमें पानी से पोंछना है या फिर उसके ऊपर पानी छिड़कना है। और ये जो पानी है इसका टेम्परेचर होना चाहिए 15 डिग्री सेल्सियस और फिर हमें पंखा शुरू करना है। इससे क्या होगा कि वो जो पानी है उसका इवापोरेशन हो जाएगा और इवापोरेशन के कारण पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरा जो मेथड है वो है इमर्शन कूलिंग इन आइस कोल्ड वाटर। मतलब आइस कोल्ड वाटर में ही हम पेशेंट को रख सकते हैं, लेकिन इसका जो प्रॉब्लम है वो है कि हम इसके कारण पेशेंट को अच्छे से मॉनिटर नहीं कर सकते और इसमें वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन और शिवरिंग भी हो सकता है और ये दो चीज़ों के कारण टेम्परेचर जो है इतना मतलब फास्ट कम नहीं होता है। अब ये दो मेथड्स है, ये जब हम यूज़ करेंगे तो इससे हम पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो अराउंड 39 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर आने तक हम ये जो स्ट्रेटजीज़ है वो यूज़ कर सकते हैं। और भी कुछ कूलिंग स्ट्रेटजीज़ है, जैसे कूलिंग ब्लैंकेट्स हम यूज़ कर सकते हैं, जो कोल्ड आईवी फ्लूइड्स है वो हम पेशेंट को दे सकते हैं, या फिर हम जो उसका ब्लैडर है या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक मतलब आइदर थ्रू फोलिस कैथेटर या फिर थ्रू राइल्स ट्यूब हम कोल्ड इरिगेशन भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो 3 स्ट्रेटजीज़ है ये इतनी यूज़फुल या कारगर नहीं रहती। तो मेन जो कूलिंग स्ट्रेटजीज़ है वो है इवापोरेटिव कूलिंग और इमर्शन कूलिंग इन आइस कोल्ड वाटर।
और दोस्तों अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ जो ड्रग्स है हम ऐसे पेशेंट्स में अवॉइड करते हैं। तो उसमें पहला आता है एंटीकोलिनर्जिक्स। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो है वो हमारा जो स्वेटिंग है उसे कम कर देते हैं। इसमें आता है एट्रोपिन। अगर कोई कारण से अगर पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो गया तो हम जनरली एट्रोपिन देना ऐसे पेशेंट में अवॉइड करते हैं। दूसरा है वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर्स। अगर हम वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर ड्रग्स यूज़ करेंगे, पेशेंट अगर शॉक में है और पेशेंट को हम अगर वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर्स ड्रग यूज़ करेंगे तो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन के कारण फिर से जो हीट जो बाहर जाने वाली है वो नहीं जाएगी, इसलिए ये ड्रग्स भी हम पेशेंट में अवॉइड करते हैं। और मैंने जैसे पहले ही बताया कि इसमें हम जो डीपोलराइजिंग ड्रग्स है सक्सेनिल कोलिन टाइप के वो भी अवॉइड करते हैं। और एंटीपायरेटिक्स, ये जो पेशेंट्स है इनमें एंटीपायरेटिक्स यूज़ करके कोई भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसकी जो मैकेनिज़्म है टेम्परेचर बढ़ने की वो एकदम अलग ही है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक सुनने के बाद आपको हीट एग्जॉस्शन क्या है और हीट स्ट्रोक क्या है इसमें आपको जो डिफरेंसेस है वो पता चल गए होंगे। इसके जो पैथोफिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस है वो पता चल गए होंगे। और अगर ऐसा पेशेंट आपके पास आया तो उसे हम कैसे मैनेज करेंगे इसकी भी आइडिया आपको आ गई होगी। दोस्तों ये जो हीट स्ट्रोक है ये एक्चुअल में बहुत बड़ा टॉपिक है, ये आईसीयू का टॉपिक है। इसमें बहुत सारे अनगिनत प्रॉब्लम होते हैं, मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन होता है, डीआईसी होता है। उतना उसका डिटेल में कैसे मैनेज करना ये आज की वीडियो में पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको इसके बारे में बताया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।